हेलो अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम कोलिजन ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम पढ़ रहे थे। ये हमारा टॉपिक था इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। बेसिकली हमने इसके अंदर टू डायमेंशन पढ़ना था कि कोलिजन अगर टू डायमेंशन के अंदर हो तो क्या होगा। हमने पिछली दफ़ा वन डायमेंशन के अंदर पढ़ा था जिसके अंदर दो चीज़ें पढ़ी थी। एक दफ़ा एक बॉल या एक मैच मोशन में होगा, दूसरा मोशन में नहीं होगा, जिसका ये फार्मूला था, उसको ही हमने काइनेटिक एनर्जी के थ्रू सॉल्व किया था। इसी तरह ये फिर दूसरा फार्मूला हमने ये पढ़ा था कि दोनों बॉल्स हमारे पास मोशंस के अंदर हो तो हमारे पास क्या चीज़ होगी। हमने फिर इसके मुताबिक पढ़ा था कि टू बॉल्स की इनिशियल एंड टू बॉल्स की फाइनल मोमेंटम, फिर इसको काइनेटिक एनर्जी के थ्रू सॉल्व किया था। फिर हम इस टॉपिक के ऊपर आए थे कि कोलिजन इन अ टू डायमेंशन क्या होता है। वैसे तो कोलिजन इन जब भी टू डायमेंशन होता है तो वो इन इलास्टिक हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये परफेक्टली इलास्टिक एग्जाम्पल भी होती है। तो पहली एक एग्जांपल हमने परफेक्टली इलास्टिक की पढ़ी थी। ये टू डायमेंशन के अंदर मूव हो गया और इसके थ्रू हमारे पास एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये इसका सारा मेथड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ एक चीज़ और दोबारा से याद यानी करा दूं, वो ये कि जब भी कोई भी बॉडी टू डायमेंशन के अंदर जाएगी या अपनी डायरेक्शन को छोड़ देगी, वो अपनी डायरेक्शन से जितने एंगल डाइवर्ट होते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास कोई ना कोई एंगल अप्लाई करना पड़ेगा। उस एंगल को सॉल्व करने के लिए जाहिर बात है, ये जैसे θ1 θ2, तो उस एंगल को अप्लाई करने के लिए हमें मतलब या तो साइन या कॉस थीटा अप्लाई करना पड़ेगा। वट एवर आप क्या चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या हाइपोटेन्यूज, तो उसी लिहाज से हमने एक्स एक्सिस के ऊपर कॉस थीटा अप्लाई करना है, वाई एक्सिस के ऊपर साइन थीटा अप्लाई करना है। ये लास्ट टाइम आपको बताया था कि क्यों। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके ऊपर हमारे पास 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं। लास्ट टाइम हमने 2 न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, एक ब्लॉक एम है और एक 3m है, यानी कि दोनों की रेशियो ये है। एक की हमारे पास मोशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड है, हमें फाइंड आउट करना था कि बड़े मैस की स्पीड क्या होगी अगर बड़ा मैस हमारे पास इतने हद तक हो जाए रस्सी टूटने के बाद, रिलीज करने के बाद। एक ये न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। दूसरा न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था कि टेनिस बॉल आ रही है हमारे पास, उसको बॉल की जो वो है 0.0600 kg हमारे पास ये है, ट्रैवलिंग विद 50 मीटर पर सेकेंड, रिटर्न दिस वन हॉरिजॉन्टली आ रही है। उसका इम्पल्स क्या होगा, F क्रॉस T या MVF, M की वैल्यू भी है, V की वैल्यू भी है, ये आप फाइंड आउट करेंगे। उसके थ्रू आपको इम्पल्स भी मिलेगा। वट वर्क डज द रैकेट ऑन द बॉल, वर्डन भी मालूम करना है, F इंटू D, तो फोर्स जब आप मालूम होगी तो आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तीसरा न्यूमेरिकल डिस्कस किया था हमारे पास के 2 बॉल्स हैं, दो मैसेज हैं, दोनों के ऊपर मैग्नेट लगा हुआ है और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को छोड़ा जाएगा, तो टकराने के बाद एक मैच ऊपर की तरफ 5 मीटर ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसके अंदर भी आपने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी थी M1 की। इसके अलावा हमारे पास 2 न्यूमेरिकल है, इसको हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ये है कि इसको आप खुद से सॉल्व कर लें। मैं इसके ऊपर ज़्यादा जारी बात है टाइम नहीं लगाता, इसके ऊपर ज़्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट करते। वो कहता है एक फिगर हमारे पास ये आपको शो की जा रही है। अ बुलेट ऑफ द मैस m एंड द स्पीड v पासिस थ्रू द पेंडुलम बॉब ऑफ द मैस m, यानी यहाँ से आ रही थी, इसको टारगेट करती है बुलेट, टारगेट करने के बाद बुलेट आगे की जानिब निकल जाती है हाफ वेलोसिटी v/2, लेकिन अपनी आधी से एनर्जी यहाँ मुंतकिल कर देती है, तो पेंडुलम यहाँ से इधर मूव करना शुरू कर देगा। passes completely through a pendulum bob of the mass m, the bullet emerges with the speed of v/2, मतलब जो निकलेगी उसकी स्पीड आधी रह जाएगी। The pendulum bob is suspended by the shift rod by L, मतलब इसकी ये लेंथ L है, which is negligible mass, हम रॉड का मैस नहीं लेंगे। which what is the maximum value of the v such that the pendulum bob will barely swish through a completely vertical सर्कल। हमारे पास इसकी स्पीड क्या होगी कि हम इसको कह सके, ये इस चीज़ को बर्दाश्त कर सके। ये न्यूमेरिकल है, ये सिर्फ रेशो के ऊपर आएगा क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई। इसको भी आपने सीधे सॉल्व करना है। एक और हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसको भी देख लेते हैं। ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है, ये जस्ट आपकी क्या कहना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ द मैस M1, हमारे पास मैस M है जिसका 500 ग्राम वेट है, 0.5 kg इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप। V1 जो है हमारे पास 0 है, मैस M1 ये है। एट द टॉप ऑफ द कर्व शेप फ्रिक्शनलेस वेज कहते हैं जो भी थोड़ा टेढ़ी सी सतह होती है, ऑफ द मैस M2
3.00 kg, मतलब इसका हमारे पास मैस 3.2 kg है। विच सिट्स ऑन अ फ्रिक्शन एज हॉरिजॉन्टल सर्फेस एज द फिगर ए, मतलब इसके अंदर जो हमारे पास चीजें दिखाई गई हैं। व्हेन द ब्लॉक लीव फ्रॉम द वेजेस इट वेलोसिटी इज मेजर बाय द 4.0 मीटर पर सेकेंड। इसकी हमारे पास वेलोसिटी ये हो जाएगी एट द फिगर बी, what is the velocity of the wedge after the block reaches by the horizontal surface। जैसे ये मैस ऊपर से नीचे आएगा, अपना मैस इसके ऊपर लगाएगा तो ये भी थोड़ा सा मूव करेगा, तो इसकी आपने स्पीड मालूम करने की पहले इसकी बाद में स्पीड क्या होगी। नंबर 1, इसके ऊपर फार्मूला वही लगेगा, लीनियर मोमेंटम बाय द कंजर्वेशन, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। यानी मैं आपको फार्मूला भी शो करवा देता हूँ जी। ये वाला फार्मूला हमारे पर अप्लाई होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 फाइनल प्लस m2 v2 फाइनल। ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। दूसरा आपने मालूम करना व्हाट इज द हाइट ऑफ द वेज। आपने फिर इसके ऊपर हाइट का फार्मूला अप्लाई करना है कि हमारे पास हाइट कितनी हासिल होगी। m की वैल्यू आपके पास है, g की वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, mgh। ये दो फार्मूले हो गए। अब हम चलते हैं 2 डायमेंशन कोलिजन की तरफ। हम इसके ख्वास देखने की क्या क्या हमारे पास हासिल होता है। मोमेंटम इज कंजर्व द मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल द डायरेक्शन। पहली बात ये हो गई कि हमारे पास किसी भी डायरेक्शन के अंदर बॉल निकल जाए मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये फिर बात बताई जा रही है, मोमेंटम की बात की जा रही है, एनर्जी की बात नहीं की जा रही, क्योंकि हमने पढ़ा था इलास्टिक और इन इलास्टिक के अंदर मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा, सिर्फ एनर्जी का फर्क होता है। एनर्जी कंजर्व रहते तो इलास्टिक है, एनर्जी नॉट कंजर्व हो तो इन इलास्टिक है, ठीक है, या नॉन इलास्टिक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन इसका क्या है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लें, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू फाइंड आउट कर लें और वेलोसिटी कंपोनेंट फाइंड आउट कर लें। मैस जो होता है किसी भी बॉडी का वो तब्दील नहीं होता, मास सवाए उस कंडीशन के अंदर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैसिव टकराव हो। मैसिव टकराव से मुराद ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट 100 मीटर 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे हो, टकराने के बाद उनके दरमियान इतना कोलिजन हो के धमाका हो जाए या वो दोनों मैस टूट फूट का शिकार हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि मैस हमारे पर डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन अदरवाइज हम यही कहेंगे कि मैसेज कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि मैसेज के ऊपर कोई खास फर्क अप्लाई नहीं होता, मैस एक जैसे ही रहते हैं टकराने से पहले और टकराने के बाद। तो इसके अंदर ये शो किया जा रहा है कि इनकी वेलोसिटी जो होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, यूज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज द सेकंड इक्वेशन। रिमेंबर द सिंपल इक्वेशन कैन ओनली बी यूज फॉर द वन डायमेंशन सब्स्टिट्यूशन। ये भी आपको शो करवा देते वो किस इक्वेशन का कह रहा है। जब भी आपने आना तो आपने उसके बाद काइनेटिक एनर्जी वाली ये सेकंड फॉर्म ये नजर आ रही है ना, ये शो करनी है। ये ऊपर से बता भी दिया कि ये जो सिंपल फार्मूला होता है ये सिंपल जब वन डायमेंशन के लिए यूज होता है, ये ऊपर लिखा भी है वन डायमेंशन। लेकिन वन डायमेंशन के अंदर भी आपको अगर काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये लीनियर फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया, वापस आते हैं उसी स्लाइड के ऊपर। तो रिमेंबर द सिंपल इक्वेशन कैन ओनली बी यूज फॉर द वन डायमेंशन सिचुएशन। चलिए 2 डायमेंशन कोलिजन की बात हो रही है। पार्टिकल 1 is moving at the velocity v1 and the particle 2 is at the rest in the x-axis direction with the initial momentum m1 v1। ठीक हो गया। in the y direction the initial momentum is 0। दो कंडीशन हमारे पास बता रहा है। एक कंडीशन बता रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर बॉल जो है, चाहे एक बॉल है चाहे दोनों बॉल है या दोनों मैसेज हैं, वो मोशन के अंदर है। वाई एक्सिस के ऊपर कोई मोमेंटम या कोई मोशन नहीं है, यानी ये बॉल सिर्फ एक ही साइड पर मूव कर रही है। ये बात याद रखी जाए कि हम 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो 2 डायमेंशन के अंदर आपको एक्स एक्सिस भी याद रखना पड़ेगा, वाई एक्सिस भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलें तो हमारे पास ठीक है, ये बॉल जैसे आगे आएगी देखें, ये इसका छोटा सा एज इसके ऊपर टकराएगा। ये पूरी बॉल यहाँ उसके बिल्कुल दरमियान के रास्ते में नहीं पड़ी। अगर ये दरमियान के रास्ते में पड़ी होती, यानी कि पूरी एक्स एक्सिस ये m2
M2 अगर पूरा यहाँ अवेलेबल होता तो इनके अंदर सिर्फ वन डायमेंशन मोशन होनी थी। अब ये थोड़ा सा नीचे है वाई एक्सिस पे, यानी इसका ये एज इस एज के ऊपर टकराएगा तो ये इस जानिब मूव करेगी। ये डायरेक्शन में शो भी कर रहे हैं, देखिए टकराने के बाद ये इस जानिब मूव की है, वो उस जानिब मूव की है। आफ्टर द कोलिजन द मोमेंटम इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन इज m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 f cos थीटा। यानी ये फाइनल की बात बता रहा है, ये फाइनल v1 फाइनल लिखा हुआ है, ठीक है, याद रहे। ये v1 f1 cos थीटा और m2 v2 cos थीटा, ये cos थीटा अप्लाई किया, इससे हमें क्या होगा, इनकी डायरेक्शन के मुताबिक पता लग जाएगा। और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हमें बेस की वैल्यू फाइंड आउट होगी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट होगी। सेकंड में कहता है आफ्टर द कोलिजन द मोमेंटम इन द वाई एक्सिस डायरेक्शन इज m1 v1 फाइनल sin थीटा प्लस m2 v2 फाइनल sin थीटा। ये वही दोनों फार्मूले हैं। एक्स अगर बेस मालूम करना चाह रहे हैं तो cos थीटा कितनी हाइट पर गया, यहाँ से कितनी हाइट पर ऊपर तक गया, तो फिर sin थीटा अप्लाई करेंगे। ये ऑपोजिट साइड पे हाइट पर गया, मतलब नीचे तो है लेकिन इसको भी हम कहेंगे बेस से ये इसकी हाइट है, तो ये दोनों चीजें फाइंड आउट करेंगे। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक अप्लाई द काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन। अगर तो आपको लगता है, या अगर हम देखें कि ये हमारे पास इलास्टिक है तो हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। दिस इज एग्जांपल ऑफ द ग्लेंसिंग कोलिजन। ग्लेंसिंग कोलिजन क्या होता है, ग्लेंसिंग कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसके थ्रू हमारे पास एनर्जी ज़ाया नहीं होती, लेकिन डायरेक्शन जो होती है आफ्टर द कोलिजन टू डायमेंशन के अंदर मुंतकिल हो जाती है। इसको हम कोलिजन इन टू डायमेंशन के अंदर ही अज्यूम करते हैं। अच्छा जी, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं हमें इन, जाहिर बात है हर न्यूमेरिकल को, हर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, हम उसको भी डिस्कस करते हैं, जिसको आप यूँ कह लें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टू डायमेंशन कोलिजन ये कहा जा सकता है, या मेथड ऑफ सॉल्विंग द टू डायमेंशन इक्वेशन ये भी कहा जा सकता है। मैंने इसको यहाँ ये लिख दिया। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन द कोलिजन, ठीक है, अब वो हमने आपको इमेजिन करके फिगर के थ्रू दिखा दिया ये चीज़ें, ठीक हो गया। दूसरा है कि प्रिडिक्ट अप्रॉक्सीमेट डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल विल मूव आफ्टर द कोलिजन। ये हमने अप्रॉक्सीमेटली ऊपर आपको चीज़ें दिखाई हैं कि वो कहाँ तक मूव करेगा। हो सकता है कि ये टकराने के बाद बहुत ज़्यादा यूं मूव करें, ये स्ट्रेट मूव कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। यानी ये जो हमने ज़्यादा ऊपर दिखाया ये हो सकता है 20 एंगल पे यूं मूव करे, यही सिर्फ मूव करे नीचे की जानिब। बहुत सारी हमारे पास प्रेडिक्शन हो सकती है, लेकिन हमने परफेक्टली इलास्टिक के अंदर इनके दरमियान, इन दोनों के दरमियान 80 का या 75 का एंगल दिखाया। तीसरी चीज़, सेटअप द कोऑर्डिनेट सिस्टम, set up the coordinate system and define your velocity with respect to the system. If it is usually convenient to have the x-axis coincide with one of the initial velocity. हम इसको ये देखेंगे, it is usually convenient to have the x-axis coincide with one of the initial velocity. If you sketch the coordinate system, draw the label all velocity vector and include all the given information. वो हमने ऊपर वाली डायग्राम के अंदर मुकम्मल दिखाई है, इनिशियल भी और फाइनल भी। फाइनल के अंदर मैथ नंबर 1 की वेलोसिटी, डायरेक्शन, एंगल ये भी शो किया है, और इसी फिगर के अंदर मैथ नंबर 2 की वेलोसिटी, मैथ, मोमेंटम, डायरेक्शन, थीटा यानी एंगल भी शो किया है। इसके अलावा हमने क्या करना है टू डायमेंशन कोलिजन के अंदर, कि इज द सिस्टम आइसोलेटेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड था। इफ सो, अगर था, द कोलिजन आर एज इलास्टिक इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक। तो अगर ये था तो हमारे पास कोलिजन या तो इलास्टिक होगा, या इन इलास्टिक होगा, या परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। ये तीन कंडीशन हो सकती है। एनालाइज हम क्या करेंगे, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंपोनेंट, वो आपको मैंने शो किए ऊपर। ये देखें, हमने एक्स एक्सिस के अलग कंपोनेंट लिखे, वाई एक्सिस के अलग कंपोनेंट लिखे। ये आप एफएससी में पढ़ के आए होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको 5 पॉइंट याद करवा दूँ आपको फिर से दोबारा। आपने एफएससी के अंदर एक चीज़ पढ़ी होगी, एडिशन ऑफ द वेक्टर कंपोनेंट्स, जिसको ये गालबन एफएससी के चैप्टर नंबर 2 में था, वेक्टर एडिशन बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। उसमें आपने 5 पॉइंट ये पढ़े थे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एक्स एक्सिस, सेकंड
फाइंड द वाई एक्सिस, तीसरे नंबर पे आपने पढ़ा था फाइंड देयर कंपोनेंट्स, चौथे नंबर पर पढ़ा था फाइंड देयर मैग्नीट्यूड्स, और पांचवें नंबर पर पढ़ा था फाइंड देयर डायरेक्शंस। ये पांच चीज़ें आपने पढ़ी थी, हमने भी वही काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन एक्सप्रेस द एक्स एक्सिस डायरेक्शंस, सेकेंडली फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस डायरेक्शन, सेकेंडली हम फिर वाई एक्सिस कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे या एक्सप्रेशन उसका लिखेंगे। राइट द एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ ईच ऑब्जेक्ट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, यानी कि बारी बारी हमने बिफोर द कोलिजन भी लिखना है और आफ्टर द कोलिजन भी हमने लिखना है। आगे क्या करना है, रिमेंबर द इंक्लूड ऑल द अप्रोक्सीमेटली साइन फॉर द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, मतलब इनमें हमने साइन जरूर लगाने, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वेलोसिटी v1 के ऊपर आपने बार लगानी है, वेलोसिटी v2 के ऊपर आपने बार लगानी है। उसके बाद राइट एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, फिर आपने इनके टोटल मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखना है, कहाँ इन दी एक्स एक्सिस डायरेक्शन, उसकी भी टू इक्वेशन बनेगी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन एंड इक्वेट द टू, फिर उसके बाद दोनों करेंगे। इसी तरह वी कैन आल्सो एक्सप्रेस राइट द वाई एक्सिस डायरेक्शन बिफोर एंड आफ्टर, इस तरह हम इसको रिपीट करेंगे तो रिपीट द टोटल मोमेंटम इन दी वाई डायरेक्शन, यानी कि हमारे पास इस तरह दो डायरेक्शन उसकी एक्स एक्सिस और दो ही वाई एक्सिस की हासिल हो जाएंगी। इफ द कोलिजन इज इनइलास्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व, ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम की एनर्जी कंजर्व नहीं रहती तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहेगी। ऑल एंड एडिशन इंफॉर्मेशन इज प्रॉब्लली नीडेड, तो हमारे पास फिर दोबारा बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उसको सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात, इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, अगर वो इनइलास्टिक होता है तो पहली बात ये कि हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही। ठीक हो गया। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट आर इक्वल, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट आर इक्वल, सॉल्व द मोमेंटम इक्वेशन फॉर द अननोन्स, तो हम उसी तरीके से उन दोनों की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास वेलोसिटी क्या आई है। थर्ड वन, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, यह एक प्रिस्क्रिप्शन दी जा रही है, ख्याल किया जा रहा है कि अगर इलास्टिक आ जाती है, देखिए हमने दोनों तरफ से कहा कि अगर इनइलास्टिक आ जाए, अगर इनइलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक आ जाए और अगर इलास्टिक आ जाए, तीनों तरह की कंडीशन जो ऊपर मैंने डिस्कस की थी, या तो सिस्टम इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा या परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। इन दोनों के दरमियान फर्क जरूर है, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक हो गया। तो हमने पहले वही बात की, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तब क्या होगा, इनइलास्टिक होगा तब क्या होगा, और अगर इलास्टिक होगा फिर क्या होगा। अगर इलास्टिक होता काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। ठीक, अक्वेट ये लास्ट तीनों करने के बाद फिर आप नीचे इसको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे, फाइनलाइज की तरफ जाएंगे, और फाइनलाइज कहता है अक्वेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन और ऑब्टेन मोर इंफॉर्मेशन रिलेशन, सॉरी, यानी लास्ट में जब ये मालूम करने के तो हमने क्या मालूम करना है, सबसे पहले तो उसको इक्वेट करना है कि बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द मास 1 एंड वेलोसिटी ऑफ द मास 2, इन दोनों को ऐड करें जो भी आंसर आता है, और बिफोर द आफ्टर द कोलिजन यानी टकराने के बाद वेलोसिटी नंबर 1 और वेलोसिटी नंबर 2 को भी ऐड करेंगे। अगर तो आंसर हमारे पास इक्वल आता है तो आपकी इक्वेशन इक्वेट हो गई है, अगर इक्वल नहीं आता तो आपकी इक्वेशन इक्वेट नहीं हुई तो वो इनइलास्टिक कहलाएगा। ये सारा इसका मकसद है। फाइनलाइज हम इसको करते हैं, फाइनलाइज के अंदर हम कहेंगे चेक टू सी इफ योर आंसर इज कंसिस्ट विद द मेंटल एंड द प्रेडिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेक टू बी श्योर योर रिजल्ट आर रियलिस्टिक, यानी कि रियलिस्टिक मुराद मैथमेटिकली उसको पूरा होना चाहिए था। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एग्जांपल्स हैं, ये देख लें कि हमारे पास एक गाड़ी, वही मैंने कहा था टू डायमेंशन के अंदर एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप जरूर लिखेंगे, दोनों आई, दोनों टकराई हैं, ये अपनी डायरेक्शन खो गई, ये अपनी डायरेक्शन कम हद तक खोई है, यानी कि एक्स एक्सिस है लेकिन कम, ये वाई एक्सिस से बहुत हद तक इस तरफ हो गई। तो दोनों हम देख सकते हैं कि किस किस चीज़ से गई, एक 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही थी, एक 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही थी।
अगर ये भी 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आती तो ये इस सफेद गाड़ी को ज़्यादा अच्छे तरीके से हिट कर पाती, तो इसको भी बहुत हद तक आउटर निकाल देती। चूज ईस्ट टू द पोजिशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, नॉट टू द वाई एक्सिस डायरेक्शन। इग्नोर फ्रिक्शन, हमने इससे फ्रिक्शन नहीं देखनी, अब तक ये मैंने रेड कलर की फ्रिक्शन आपको दिखाई हुई है। मॉडल द कार एज द प्रैक्टिकल्स, द कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, द कार आर स्टिक टुगेदर, यानी कि इन इलास्टिक होगी, बहुत सारी एनर्जी हमारे पास के अंदर ज़ाया हो गई। ये देखिए हम न्यूमेरिकल इस तरह सॉल्व करेंगे। मैथ्स M1 हमारे पास ये है, मैथ्स M2 ये है। हमारे पास वेलोसिटीज भी दी हुई हैं, इनिशियल वेलोसिटी V1 दिस वन एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ V2 दिस वन। हमने VF फाइंड आउट करना है कि हमारे पास VF क्या होगी, ये हमारे पास टोटल वेलोसिटी कंसीडर होगी। जब कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छा जी हमारा नया आर्टिकल शुरू हो रहा है, इस न्यूमेरिकल को आप खुद से देख लीजिएगा, जी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। हमारे पास कोलिजन इन 2 डायमेंशन का आर्टिकल आज खत्म हो गया, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में सेंटर ऑफ मास, अगर आपकी बुक में है मैं फिर इसको करवाऊंगा, क्योंकि ये मैंने इसलिए स्लाइड्स बना ली थी कि ये आर्टिकल यूनिवर्सिटी लेक्चर देने के लिए भी काफ़ी होगा BS के अंदर, इस वजह से मैंने सेंटर ऑफ मास लिखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।